Okay, so let us see the next topic in today's lecture, that is about the types of errors and basically the source of errors. Okay, errors का source क्या होता है? Why errors appear in the observations? You have to understand. See, what happens is अभी ये हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब हम या कोई भी जो मेजरमेंट हम करते हैं तो वो मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमको यूज करना पड़ता है, कोई ना कोई रियल लाइफ सिचुएशन में उसको हमको कंसिडर करना पड़ता है। तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस का और इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि उसको चेंज करते हैं, रीडिंग को चेंज करते हैं। और एक बार हमने जो रीडिंग लिया वही रीडिंग हम दोबारा हमको मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। उसके कई सारे रीजंस है, तो वो रीजंस ही एक्चुअली एरर्स के सोर्सेस बनते हैं। ठीक है, एरर्स किसकी वजह से आते हैं, तो उसके जो सोर्सेस है उसके हिसाब से एरर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो एरर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द you can say systematic error. Second one is going to be the personal error, or it is also called as the human error. और तीसरा है random error. These are actually the 3 types of errors. ठीक है, 3 कैटेगरीज ऑफ एरर्स। अभी सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही एक स्पेशल कैटेगरी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके, यस, जिसका एग्जांपल जीरो एरर है। ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी देखो, सबसे पहली बात कि एरर किसकी वजह से आते हैं, तो उसको अगर हम क्लासिफाई करेंगे उनके सोर्सेस तो हमको पता चलता है कि देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर ऐसा है कि द एरर्स which have some pattern, definite pattern, and they have some formula also, they follow some definite pattern, that is called as the systematic errors। ठीक है, मतलब अभी इसमें क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर किसी पेंडुलम का पीरियड ढूंढ के निकाल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये पेंडुलम है, ये हमने इस तरह से यहाँ पे लटका दिया है और इसका हमको टाइम पीरियड ढूंढना है, ऑसिलेशन का पीरियड ढूंढना है। उसके लिए इसको हम थोड़ा इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तक उसको लेके जाएंगे और यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। जैसे उसको हमने छोड़ दिया तो इट विल जस्ट वाइब्रेट लाइक दिस। ठीक है, टू एंड फ्रो, तो इन 2 पोजिशन के बीच में वो वाइब्रेट होगा। ठीक है, अभी ऐसे में अगर सपोज ये पेंडुलम का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अगर थोड़ा टेढ़ा है, या जिस सरफेस पे वो लैंड कर रहा है या रेस्ट कर रहा है वो सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, तो उस केस में उसकी वजह से इसके अंदर जो एरर आएंगे, पीरियड के अंदर जो एरर आएंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक एरर। ओके, तो इसमें होता है ऐसा ना कि जो एरर्स ऐसा कुछ ना कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं, उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन होता है, और इनका एलिमिनेट करने का भी वो तरीका है, वो भी यही है कि उनका जो रीजन है वो रीजन हमको अवॉइड करना है। तो वो रीजन अगर हम सपोज जैसे यहाँ पे टेढ़ा है या जो सरफेस है वो अगर सपोज टिल्टेड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो उसकी वजह से इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको इन एरर्स को अवॉइड करने के लिए ये सरफेस को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर देंगे। जैसे सरफेस को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो उस केस में एरर्स आने के चांसेस थोड़े कम है। तो इस तरह से ये सिस्टमैटिक एरर्स जो है वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग देयर कॉज, बाय एलिमिनेटिंग देयर कॉज। इवन अगर सपोज एक तुमने देखा होगा ये जो मैग्नेटिक नीडल जो होता है कि नहीं, मैग्नेटिक नीडल जो कि हमेशा कंपास में होता है, जो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमेशा वो नॉर्थ साउथ बना रहता है। ठीक है, थोड़ा भी इसको डिस्टर्ब करो तो भी वो धीरे धीरे सेटल होके वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। तो इस टाइप ये जो यहाँ पे है कंपास है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, तो ये मैग्नेटिक नीडल का भी रोटेशन जो है तो वो धीरे धीरे अगर वो स्टॉप होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसका भी जो ये पॉइंटर है वो अगर हॉरिजॉन्टल ना होके अगर थोड़ा टिल्टेड है तो वो क्या होगा कि एक तरफ जाने से वो अटकेगा। ठीक है, एक तरफ जाने के टाइम वो थोड़ा सा अपोज करेगा और दूसरी तरफ इजीली जाएगा।
तो ये इस तरह के जो एरर्स है तो उसको हम बोल सकते हैं कि दे आर एक्चुअली द सिस्टमेटिक एरर्स, दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। और इवन अगर सपोज मान लो कि सपोज एक सपोज हम लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और लाइट लाइट के अंदर डिस्पर्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लो यहाँ या चलो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में हमको ये जरूरी है कि जो यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट है, ये सपोज मोमबत्ती मतलब ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने सपोज एक लेंस रखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने यहाँ पे कार्डबोर्ड मतलब स्क्रीन रखा हुआ है जिसके ऊपर इसका इमेज फॉर्म होने वाला है। ये सपोज इसका इमेज है जो कि यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी इसमें ये जरूरी है कि ये तीनों एक लाइन में हो, है कि नहीं? अगर ये तीनों एक लाइन में है तो उसमें हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फोकल लेंथ भी हमको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज थोड़ा सा भी टेढ़ा अगर है, मान लो कि ये सरफेस थोड़ा टेढ़ा है और उसकी वजह से ये ऐसा हो गया, तो उस केस में क्या होगा ना कुछ इसके अंदर एरर्स आ जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू दिस सिस्टमैटिक एरर्स। या इवन अगर सपोज ये जो लेंस है तो वो लेंस जिस प्लेन में है, मतलब अगर सपोज ऐसा ऐसा वर्टिकल है, तो ये कार्डबोर्ड जो है वो भी ऐसा बिल्कुल उसको परपेंडिकुलर, इस बोर्ड को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, ये जो कार्डबोर्ड है सपोज, तो वो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल इस बोर्ड को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब हमको बिल्कुल क्लियर इमेज हमको इसमें से मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा है इस तरह से, या इस तरह से अगर टेढ़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि इमेज तो हमको मिलेगा नो डाउट, लेकिन उतना शार्प और उतना फोकस इमेज नहीं मिलेगा। और उस इमेज का जो पोजिशन है वो डिटरमाइन करने के लिए भी हमको थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जहां पे हमको एक्चुअली में इमेज मिलना चाहिए तो वहां पे हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इमेज मिल रहा है यहाँ पे और हम मेजर कर रहे हैं यहाँ से। तो उस केस में ये जो थोड़ा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अगर ये टेढ़ा है तो, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्ट इसको परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है मेजरमेंट करने के टाइम। तो वो जो एरर्स इसके अंदर आते हैं तो वो भी एक तरह से सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर गिने जाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। तो इवन मतलब most of the cases these systematic errors appear because of the surface is not horizontal. in most of the cases ऐसा ही होता है कि जो surface horizontal ना होने की वजह से उसके अंदर मोस्टली एरर्स आते हैं। और ये इस टाइप के जो एरर्स है उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है और उनका फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। एरर्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑल्सो, कितना एरर आ सकता है वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे। इसीलिए उनको सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। नहीं तो एरर और सिस्टमैटिक ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ही बनता है, क्योंकि एरर कैन बी पॉजिटिव और आल्सो इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। बट सिस्टमैटिक एरर is the special type of error which follows the definite pattern and which has a definite formula also, which can be estimated on the theoretical basis. That is called as the systematic error. And this is systematic error can be eliminated or reduced or minimized by finding out the cause of that error. मतलब उस एरर का कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों वो एरर इसमें आ रहा है, वो रीजन फाइंड आउट करके उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे और वो रीजन अगर थोड़ा कम करने की अगर कोशिश करेंगे तो उससे ये एरर्स मिनिमाइज किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ही एक स्पेशल टाइप ऑफ एरर आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर? Instrumental error is the error which causes due to the use of an faulty instrument. जो faulty instrument होता है उसको यूज करके उससे मेजर करने के बाद जो एरर्स पैदा होते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर सपोज एक स्केल हमारे पास है, अभी नॉर्मली स्केल के अंदर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मान लो कि ये 0 है। सपोज थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाता हूँ तुमको समझ में आएगा, ठीक है। ये सपोज एक स्केल है और यहाँ पे सपोज 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। सेंटीमीटर का हमारा नॉर्मल स्केल है जिसमें ये 0 1 2 ऐसे मार्किंग्स है, ठीक है। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, नो डाउट। चलो ठीक है। अभी इसमें होता है ऐसा है ना कि 0 to 1 ये जो इंटरवल है
इसको नॉर्मली 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उसमें से एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं, राइट। तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने 1 सेंटीमीटर जो है वो तो प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, नो डाउट। नॉर्मली लकड़ी के स्केल पे ऐसा होता है मोस्टली, ऐसा ऐसा करते हैं कि अभी चलो ठीक है, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये तो डिस्टेंस सारे मेजर किए हुए हैं, ठीक है। वो ये सारे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल है, नो डाउट। लेकिन ये जो डिविजन्स है, तो वो डिविजन्स मे बी और मे नॉट बी इक्वल। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, ये थोड़ा लंबा ड्रॉ करेंगे 5 वाला, और फिर 6 7 8 9 10। समझा क्या गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो तो कवर कर दिया है, वो तो करेक्ट है। लेकिन 1 सेंटीमीटर के अंदर जब हम देखेंगे तो 5 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का, वो छोटा है, जबकि ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है। कैलिब्रेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो उस केस में थोड़ा कम ज्यादा डिस्टेंस चलता रहता है। या इवन ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5, ये 5 वाला लंबा, और फिर बाकी जो है ये 6 7 8 9 और 10, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब चलो, ये मैंने चलो थोड़ा सा एग्जैगरेट किया है तुमको समझने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल पे ऐसा चलता रहता है, उतना चलता है। और लेकिन अभी अगर सपोज हम इसमें इसको, इस स्केल को यूज करके अगर हम मान लो हम 1 मिलीमीटर मेजर कर रहे हैं, तो वो 1 मिलीमीटर अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे अगर मेजर करेंगे तो थोड़ा बहुत छोटा मिलेगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, अगर हम 1 सेंटीमीटर से छोटा डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में इस टाइप का स्केल यूज करेंगे, तो उससे हमको इनकरेक्ट आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है, हमको रॉन्ग आंसर मिलने वाला है। जहां पे ये डिस्टेंस एक्चुअली 1 मिलीमीटर है, तो वहां पे ये पार्ट अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे हमको 2 मिलीमीटर भी मिल सकता है। और अगर सपोज ये वाला पार्ट यूज करेंगे तो आधा ही मिलीमीटर मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो अगर इक्विडिस्टेंट अगर नहीं है, सारे डिविजन्स अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो उस केस में इस टाइप के एरर्स आते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर्मली इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ही काउंट करते हैं। या इवन समझ में आया ये बात ठीक से? व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर? ओके ओके ओके, चलो और एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। देखो, सपोज एक स्केल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये तुम्हारा स्केल है, टूटा हुआ स्केल है, ठीक है सपोज। और यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 0 रखा था, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर वापिस यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही मार्किंग्स है इसमें, ठीक है। अभी सोचो कि ये स्केल जो है ये स्टार्ट ही होता है 0 से, लेकिन अभी सपोज कि उसको यूज कर करके बहुत बार हमने यूज किया, उसको मेजरमेंट किया, वहां पे घिस घिस के क्या हुआ कि ये जो कॉर्नर है वो थोड़ा घिस गया, ठीक है। और ऐसा हो गया कि ये जो है स्केल का जो सरफेस है, ये सरफेस थोड़ा घिस के इधर तक आ गया। हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता है जरूर, कई बार ऐसा होता है कि जो लकड़ी का स्केल होता है नॉर्मली, या इवन प्लास्टिक का भी अगर स्केल है, तो उस केस में वो थोड़ा घिस घिस के इस तरह से उसका कॉर्नर टूट जाता है, कॉर्नर थोड़ा सा घिस घिस के कम हो जाता है और अंदर आ जाता है। इसका मतलब हम जहां जिसको 0 बोल रहे हैं, वो एक्चुअली 1 मिलीमीटर है। दिख रहा है यहाँ पे एक एक जो डिवीजन है वो चला गया, कम हो गया। इसलिए अभी यहाँ पे, यहाँ से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो हमको गारंटेड गलत आंसर मिलने वाला है। अगर हम सपोज यहाँ से मेजर करेंगे, और अगर कोई लेंथ जो है वो यहाँ तक मेजर करेंगे, और उसको कहेंगे इट इज 1 सेंटीमीटर, बट इट इज नॉट एक्चुअली 1 सेंटीमीटर, बट इट इज ओनली 9 मिलीमीटर। मतलब वो 0.9 मिलीमीटर सेंटीमीटर ही है, लेकिन फिर भी हम उसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट ही इधर से होता है। तो ये जो कॉर्नर टूट गया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए ये भी एक तरह से क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। इसको नॉर्मली जीरो एरर ये बोलते नहीं हैं। समझ में आया, क्या क्या? जीरो एरर नहीं समझ में आया। ओके, देखो अभी ठीक है, यहाँ पे 0 जो है ये 5 है ना, ये 4 3 2 1, ओके। और इसके पहले 0 होना चाहिए ना, यहाँ पे ये 0 है, ओके। और यहाँ से स्केल स्टार्ट हुआ है, देखो
ये 0 है स्टार्टिंग का, ये 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दिस। ओके, ठीक है। हेलो, यस, ओके। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर पे 0 है, दिख रहा है कॉर्नर पे। लेकिन अगर मान लो कि ये हाँ सर। कॉर्नर ही घिस गया, समझा ठीक से, कॉर्नर घिस गया मतलब ये थोड़ा सा कॉर्नर जो है थोड़ा सा अंदर चला गया, और थोड़ा सा हम एग्जैगरेट करेंगे उसको, ये जो स्केल है वो ऐसा बन गया। अभी सोचो ठीक से, ठीक है। अभी हम मेजरमेंट कहाँ से हाँ करेंगे, इधर से करेंगे। तो अभी इसके हाँ पहले क्या है वो हमको पता ही नहीं है ना, वो तो टूट गया, अंदर घिस गया वो, तो चला गया वो। तो इसलिए फिर हम मेजरमेंट यहाँ से करेंगे तो वो तो 100% रॉन्ग होने वाला है कि नहीं। तो इसलिए इसको ही बोलते हैं जीरो एरर। अगर हम यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से आगे इधर तक का जो डिस्टेंस है, और उसको अगर बोलेंगे कि वो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर है ही नहीं, क्योंकि इधर का 5 सेंटीमीटर इसमें है ही नहीं ना, हमने मेजर ही नहीं किया उसको 5 मिलीमीटर। हाँ सर। तो इसलिए वो हाँ 5 मिलीमीटर हमको उसमें से हमेशा कम करना पड़ेगा। जो भी मिलेगा हमको, अगर 2 सेंटीमीटर मिल रहा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1.5 कंसिडर करना पड़ेगा, 1.5। अगर हम मेजर करते हैं इससे 3 सेंटीमीटर, सपोज ये देखो, स्टार्टिंग से अगर हमने मेजर किया किसी रॉड का जो लेंथ है वो अगर 3 सेंटीमीटर हमको इसमें मिल रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअली 3 सेंटीमीटर नहीं है, वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर ही है। 2.5, क्योंकि आधा, मतलब आधा मिलीमीटर, आधा सेंटीमीटर जो है वो इधर से गायब हो चुका है। तो इस तरह से अगर ये कॉर्नर ही टूट गया तो उससे मेजरमेंट करना जो रॉन्ग हो गया ना एक तरह से। तो इसकी वजह से जो एरर्स आते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्योंकि ये एरर क्यों आया, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे हम यूज मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, इसलिए उस एरर को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल बोल सकते हो इसका। देखो दूसरा एग्जांपल, और एक एग्जांपल है। अगर सपोज हमारे पास एक क्लॉक होता है, क्लॉक जिसे हम टाइम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऐसा। ठीक है, ये सारे डिविजन्स जो है। तो अभी जो ठीक है, ये जो डिवीजन है ये डिवीजन तो प्रॉपर है, ये डिवीजन भी प्रॉपर है, ठीक है, वो मेजर करके लिया हुआ है।
लेकिन इसके अंदर के जो डिविजन्स है तो वो भी इक्विडिस्टेंट होने चाहिए कि नहीं। अभी सपोज ये 12 के बाद 1 2 3 4 5, ये तो चलो ठीक है इक्विडिस्टेंट है। फिर वहां से यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी इक्विडिस्टेंट है। इसमें भी देखो यहाँ पे थोड़ा क्राउड हो गया, इधर थोड़ा वेरी वाइडली सेपरेटेड हो गया। ऐसा भी हो सकता है इधर 1 2 3 और 4 5। अभी देखो ये थोड़ा सा मैंने एग्जैगरेट किया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या है ना कि इसके जो डिविजन्स है तो वो अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमको जो सेकेंड हैंड जो दिखाएगा तो वो हम गलत तरीके से मेजर कर सकते हैं। या मिनट हैंड भी अगर सपोज यहाँ से यहाँ पे है और उसको हम 3 बोल रहे हैं, एक्चुअली वो 3 नहीं है, वो 2 के इक्वलेंट है। तो इसलिए उस ऐसे मेजरमेंट्स के अंदर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर आता है एक्चुअली, अभी चलो राउंड क्लॉक्स के अंदर ऐसा गड़बड़ नहीं होता है मोस्टली, लेकिन जो स्क्वायर टाइप के क्लॉक्स होते हैं कि नहीं, देखा स्क्वायर टाइप के क्लॉक्स कभी, जिसमें यहाँ पे सपोज 12 है, यहाँ पे किधर तो भी 1 होगा, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे फिर 4 5 एंड देन 6 लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे ये देखो, ये सपोज यहाँ पे 12 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, और इसके बीच में अगर 5 डिविजन्स है तो ये 5 डिविजन्स जो है नीड नॉट टू बी इक्विडिस्टेंट। एक्चुअली दिस 5 डिविजन्स विल बी समवॉट मैनिपुलेटेड। तो अगर ये ऐसे मैनिपुलेटेड डिविजन्स है तो उस केस में अगर हम 12 और 1 के बीच में का जो गैप है वो अगर मेजर करने के लिए टाइम यूज करेंगे उसको, या अगर छोटा टाइम अगर मेजर करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, गारंटेड गड़बड़ होने वाला है। तो इस और उस गड़बड़ का कारण कौन है, ये घड़ी उसका कारण है, ये जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है वही उसका रीजन है। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्लॉक will actually be the faulty, and it's the error produced it by it will be called as actually the instrumental error once again। और कोई एग्जांपल दे सकते हो? देखो मास मेजर करने के लिए तुमको पता होगा इस टाइप के डिजिटल बैलेंसेस यूज किए जाते हैं। आजकल शॉप के अंदर हम देखते हैं कि इस टाइप का एक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जिसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, और उसके ऊपर एक इस तरह का डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले, जिसके अंदर हमको डिजिट्स दिखाई देते हैं। सपोज यहाँ पे अगर है 1 पॉइंट सपोज 0 0 0 ऐसा, तो इसमें अभी सपोज हमने इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखा हुआ है तो उसका वो वेट मेजर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इसके ऊपर से हमने जो भी रखा हुआ है वो अगर इसमें से हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, और अगर फिर भी वो यहाँ पे अगर 0.0003 दिखा रहा है, अभी क्या करेंगे? सब कुछ हटा दिया फिर भी 0.003 दिखा रहा है, तो इसका मतलब अगर हम सपोज यहाँ पे इसके ऊपर 1 किलोग्राम रखेंगे तो वो 1.003 दिखाएगा, अगर 2 किलोग्राम तक रख देंगे तो वो 2.003 दिखाएगा, है कि नहीं? सीधी बात है। तो मतलब वो कंपल्सरी ज्यादा मेजर करने वाला है, ज्यादा ही रीडिंग मेजर करने वाला है। तो ऐसा हाँ ऐसे सर। इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और ऐसे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया हुआ जो ऑब्जर्वेशन है तो वो ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर आ जाता है, मतलब एक्चुअल होता कुछ और ही है और ये दिखाता कुछ और ही है, और उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल सकते हैं। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि अगर सपोज हम इसमें से अगर मेजर करते हैं और अगर हमको ये पता है कि इसका जो ओरिजिनल एरर जो है वो 0.003 है, तो जो भी हम इसमें से मेजर करेंगे तो उसके अंदर से 0.003 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो वी कैन जस्ट रिड्यूस दिस एरर by just knowing the formula or the value of that zero error and just subtracting it every time in the value or measurement measured by it। तो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किए हुए हर एक वैल्यू में से अगर हम 0.003 सब्ट्रैक्ट करते चले जाए तो हम एरर फ्री हो सकते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से हमको याद रखनी है, ठीक है। यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। Yes, the next is about personal error, or it is also called as the human error। Yes, we have to understand the difference between error and basically human error and mistake। देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एरर और मिस्टेक, पर्सनल एरर और मिस्टेक के बीच में क्या डिफरेंस है। पर्सनल एरर इज नॉट इक्वल टू मिस्टेक, mistake is something different and personal error is something which we have to study here। अभी how will you define mistake? mistake का एग्जांपल क्या बोलेंगे? अभी मान लो हमने कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करने के टाइम अगर हमको मतलब डेटा कॉपी करना है
और अगर सपोज वहां पे है 3609 और उसको गलती से हमने 6309 कॉपी कर लिया, अब ये तो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, है कि नहीं। अगर हम सपोज इसको अगर इस तरह से कॉपी करेंगे तो वो तो मिस्टेक ही कहेंगे ना, उसको थोड़ी एरर बोलेंगे। नहीं तो बोलेंगे हाँ ये 3609 था, तो उसको गलती से मैंने उल्टा करके करके ऐसा बोल दिया और ये मेरा पर्सनल एरर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दिस इज नॉट अ पर्सनल एरर, पर्सनल एरर इज समथिंग डिफरेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, बट मिस्टेक इज nowhere will be equal to the personal error। मिस्टेक और पर्सनल एरर के अंदर काफी सारा डिफरेंस है, क्योंकि मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड कंप्लीटली। मिस्टेक हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कंप्लीट, हम अगर होश हवास में रहेंगे या पूरी तरह से होश में रह के अगर कैलकुलेशंस करेंगे या डेटा कॉपी करेंगे तो मिस्टेक नहीं होंगे, इसका गारंटी दे सकते हैं। प्रैक्टिस करके हम मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं, बहुत कंसंट्रेट करने से मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं। बट पर्सनल एरर ये ऐसा चीज है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। 100% मैंने लिया हुआ जो ऑब्जर्वेशन है वो गारंटेड, मैं गारंटी देके बोलता हूं कि 100% वो करेक्ट ही है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। तो उसका ही रीजन पर्सनल एरर है या ह्यूमन एरर है, क्योंकि ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स जो है, हम जिससे देखते हैं जो आंखें, या सुनते हैं वो कान, या जिससे हम फील करते हैं सभी जो, क्योंकि आखिर हमको मेजरमेंट कहाँ से करने हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से ही करने हैं कि नहीं। तो ये सेंस ऑर्गन्स के जो लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस की वजह से जो एरर्स वहां पे आते हैं उनको पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर कहा जाता है, ना कि मिस्टेक्स को। ठीक है, मिस्टेक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल एरर्स। ओके, तो कैलकुलेशन रॉन्ग करना या डेटा रॉन्ग तरीके से कॉपी करना या कुछ ध्यान ध्यान न होने की वजह से कुछ भी गड़बड़ करना, ये सब जो है वो मिस्टेक के अंदर काउंट होता है, दैट इज मिस्टेक। ओके, एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट पर्सनल एरर इज समथिंग which cannot be completely eliminated, yes, but it can be minimized by just doing some practice of the experiment। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिस करके बार बार रीडिंग लेने से पर्सनल एरर जो है वो मिनिमाइज किए जा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कंप्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिस्टेक्स ये एरर्स को, उसके एग्जांपल्स क्या है देखो। अगर सपोज ये पेंडुलम पेंडुलम का ही फिर से एग्जांपल हम ले लेंगे, और मान लो कि इसका पीरियड हमको ढूंढ के निकालना है। सपोज हमने इसको यहाँ से लेके छोड़ दिया, यहाँ पे वो लेके आए और यहाँ से उसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ देंगे तो इस तरह से आएगा यहाँ पे और इस तरफ जाएगा और यहाँ पे आके वापस स्टार्ट करेगा उसका बैकवर्ड जर्नी। करेक्ट है, यस। तो हमको निकालना क्या है, द टाइम टेकन बाय दिस पेंडुलम टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। करेक्ट है, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है वो हमको ढूंढ के निकालना है। यस, ओके। बट अभी देखो, अगर सपोज हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर हमने यहाँ से पेंडुलम को छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ दिया तो वो उस तरफ जाएगा और वापस मूव करके इस तरफ आएगा, और जब वो यहाँ पे आता है तभी का इंस्टेंट हमको ढूंढ के निकालना है। मतलब जैसे हम छोड़ते हैं तो दूसरे हाथ में हमको स्टॉप वॉच है, हमारे हाथ में स्टॉप वॉच है और वो स्टॉप वॉच हमको स्टार्ट करना है। मतलब जैसे मोबाइल का सपोज स्टॉप वॉच है और जैसे हम उसको छोड़ देंगे या यहाँ से छोड़ देंगे तो वहां से हमको जैसे मोबाइल का स्टॉप वॉच हमको स्टार्ट करना है। जैसे हमने स्टार्ट किया तो वो उस तरफ जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे जब टच करेगा मतलब इस तरफ आके वापस इस तरफ जाने लगेगा, तो उसी मोमेंट पे हमको उस स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। और दोनों इंटरवल्स के बीच में मतलब वहां से लेके यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है वो टाइम हमको ढूंढ के निकालना है। अभी वो तो मैन्युअली करना है सब। तो ऐसे केस में जो द मोमेंट वी रिलीज दिस ऑब्जेक्ट, तो उस मोमेंट का और जो जिस मोमेंट पे हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं उस मोमेंट को सेम होना जरूरी है। दोनों मोमेंट्स, दोनों एक्शंस एक ही समय होना जरूरी है। मतलब एक हाथ से इसको छोड़ना और दूसरे हाथ से स्टॉप वॉच स्टार्ट करना, ये दोनों चीजें एक ही समय होना जरूरी है। अगर उस मोमेंट में थोड़ा भी अगर डिफरेंस हो गया तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, इस टाइम के अंदर टाइम का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा गलत होने वाला है। अगर हमने पहले छोड़ दिया और फिर बाद में स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, या छोड़ने से पहले ही हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक मोमेंट के थोड़ा मोमेंट के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद अगर हमने इसको छोड़ दिया और पहले ही स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया फिर भी प्रॉब्लम है।
या अगर सपोज जैसे हमने छोड़ दिया और छोड़ने के एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद अगर स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया तभी भी प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम ही है। इवन जब वो उस तरफ जाके वापस आता है और इस समय यहाँ पे आने लगता है, और सपोज हमारा उस समय ध्यान थोड़ा सा हट गया, और सपोज हम अगर उस जजमेंट में, उस मोमेंट के जजमेंट में अगर थोड़ा भी अगर चूक गए या गलती कर गए, तो वो भी एक तरह से एरर पैदा करता है। दैट इज एक्चुअली द पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर वी कैन से। तो पर्सनल एरर इज जस्ट बेस्ड ऑन द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स। या अभी तुमको ये भी ऑलरेडी पता है कि जो हम देखते हैं ना कि हमारे कान के ऊपर कोई भी एक साउंड जब गिरता है तो वो एक्चुअली 1/10 सेकंड तक उधर ही रहता है। मतलब अगर 1/10 सेकंड से पहले अगर दूसरा कोई साउंड अगर हमारे कान पे गिरता है तो वी कैन नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो इस वजह से जो एरर्स पैदा होते हैं साउंड के वाले इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, साउंड के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर स्पेशली जो एरर्स पैदा होते हैं वो एक तरफ से पर्सनल एरर्स या ह्यूमन एरर कहे जा सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल तुमको पता होगा कि 10th स्टैंडर्ड में तुमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, इस टाइप का साउंड का स्पीड निकालने का एक्सपेरिमेंट, याद है? यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन होता है जो वो ब्लास्ट सुनता भी है और उसको देखता भी है। ये एक्सपेरिमेंट साउंड का स्पीड निकालने के लिए यूज किया जाता है। ओके, साउंड का स्पीड निकालने के लिए हम ये वाला एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। अभी इसमें हमको करना क्या है कि इस पर्सन को क्या करना होता है, ये ब्लास्ट करना होता है, और इस पर्सन को क्या करना है, देखो साउंड का स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही ब्लास्ट होगा तो साउंड भी उसी समय निकलेगा और लाइट भी उसी समय निकलेगा, लेकिन लाइट जो है वो तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन साउंड को जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। साउंड विल जस्ट ट्रेवल एंड जस्ट रीच आफ्टर सम टाइम टू दिस पर्सन, करेक्ट है? लाइट reaches instantaneously because the speed of light is very fast, almost about 3 into 10 raised to 8 meter per second, correct है? that is the speed of light। तो वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साउंड का स्पीड जो है तो वो इतना ज्यादा नहीं है, वो ऑलमोस्ट तुमको पता होगा 340 मीटर पर सेकेंड है, करेक्ट है? ये कैसे पता चला? अगर मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो हमको ऑलरेडी पता है, दिस डिस्टेंस इज सपोज गोइंग टू बी 680 मीटर, ओके, 680 मीटर डिस्टेंस है, और यहां से लेके यहां तक साउंड को कितना टाइम लगता है वो अगर हम काउंट करेंगे, मोस्टली अभी चलो ठीक है 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये 2 सेकंड हमको अगर मेजर करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से ब्लास्ट करेंगे, और ये जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो ब्लास्ट पहले देखेगा, उसको पहले ब्लास्ट दिखाई देगा, करेक्ट है? और जैसे ही दिखाई देगा तो वो अपने हाथ में एक जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट करेगा, और जैसे ही उसको सुनाई देता है, क्योंकि सुनाई बाद में देगा, होता है ना ऐसा कि जब भी बिजली कड़कता है तो पहले हमको दिखाई देती है और फिर 5-6 सेकंड के बाद हमको सुनाई देता है, क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा होता है उस समय तक, तो 5-6 सेकंड साउंड को ट्रेवल करने के लिए लगते हैं, और सेम वही बात यहाँ पे भी लागू है। तो जैसे ही ये ब्लास्ट होता है तो साउंड और लाइट दोनों एक ही पॉइंट, एक ही समय निकलते हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचते एक समय पे नहीं है। लाइट यहाँ पे पहले पहुंच जाता है, तुरंत ही पहुंच जाता है, लेकिन साउंड जो है उस साउंड को निकल के यहाँ पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 1-2 सेकेंड्स लग जाते हैं। तो जो भी टाइम उसको लगता है वो टाइम इस पर्सन को मेजर करना होता है। तो जैसे उसको वो ब्लास्ट दिखाई देगा तो वो स्टॉप वॉच स्टार्ट करेगा, और जैसे उसको सुनाई देगा तो वो स्टॉप वॉच स्टॉप कर देगा। तो मतलब देखना और सुनना, इन दोनों के बीच में का टाइम गैप उसको मेजर करना है। अभी देखो उसको 3 काम करने हैं एट अ टाइम, देखना भी है, और एट द सेम टाइम जैसे ही ब्लास्ट होता है तो एट द सेम टाइम उसको स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है, तो हाथ का भी काम हो गया, दूसरा काम, और तीसरा काम उसको सुनना भी है, ठीक है? तो सुनने के बाद जैसे ही सुनता है तो तुरंत उसको स्टॉप वॉच स्टॉप करना है। तो मतलब देखना और सुनना, इन दोनों इवेंट्स के बीच में का जो टाइम गैप है वो टाइम गैप उसको मेजर करना है। कितना मुश्किल है कि नहीं?
और इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो टाइम गैप अगर मेजर करने लगता है, तो उसके जो ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स की जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस के कारण वो उस टाइम गैप को उतना एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाता है। और कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने मेजर किया हुआ एकदम एक्यूरेट है, कभी नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे कान का ये प्रॉपर्टी है कि हमारे कान के ऊपर जो भी इमेज मिलता है वो 1/10 सेकेंड तक उधर ही रहता है। ठीक है। और जैसे हम कोई भी इमेज देखते हैं, वो हमारे रेटिना पे भी 1/10 सेकेंड तक वहां पे ही रहता है। ठीक है। तो इसीलिए वजह से 1/10 सेकेंड्स का तो एरर उसके अंदर पकड़ के ही चलो, मिनिमम 1/10 सेकेंड का एरर तो वहां पे आने वाला ही है। ठीक है। बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा एरर आता है ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से ये जो इस टाइप के जो एरर्स है उसको एक्चुअली पर्सनल एरर्स और ह्यूमन एरर्स एक्चुअली कहा जाता है। ठीक है। सो दिस इज द type of errors, the second type of error. And chalo, random error is the error which is caused due to a very subtle and minor changes they are taking place in the environment or environmental conditions. जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, या हवा फ्लो होती रहती है। जैसे हमने यहाँ पे पेंडुलम जैसे हमने डाल दिया, जैसे छोड़ दिया और तुरंत हवा का एक झोंका आ गया, तो उसकी वजह से वो पेंडुलम का स्पीड थोड़ा कम हो गया, और उसकी वजह से जो एरर्स आएंगे उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एरर। उनका रीजन जो है वो कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लिटरली अर्थ के घूमने की वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, या ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, या दूसरे प्लैनेट्स के भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं, या इवन सन लाइट की वजह से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होते रहते हैं, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे या इलेक्ट्रॉन लेवल पे। ये बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस जो है वो चलते रहते हैं। टेम्परेचर में चेंजेस चलते रहते हैं, हवा फ्लो होती रहती है, उसकी वजह से चेंजेस चलते रहते हैं, प्रेशर चेंज होता रहता है, उसकी वजह से भी चेंज टेम्परेचर, ये बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। इवन ह्यूमिडिटी चेंज होता रहता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। और इवन मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, वो करने के लिए जो हम फोकस करते हैं, या इवन बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड होती है। मतलब इस इन्वायरमेंटल के कंडीशंस के अंदर छोटे छोटे जो माइनट चेंजेस जो हो रहे हैं, उनकी वजह से जो एरर्स आते हैं जिसको हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एरर्स को रैंडम एरर्स एक्चुअली कहा जाता है। ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, एंड दीज आर द दे आर बेस्ड ऑन द सोर्सेस ऑफ एरर्स। ओके, चलो ठीक है। सो लेट अस stop this lecture here. Okay, and just discuss the next topic in this chapter in the next lecture on Monday. Yes, thank you all of you.